हमारे टॉपिक का जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ध्यान से सुनना, अगर तुम मॉलिक्यूल को इस पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो होगा क्या। दूसरे केस में उस रॉड को दोनों एंड से दबा दो, और अगर दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके ठीक, डेफिनेशन उनकी आपको पता है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, तो बेसिकली आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं एनसीईआरटी में। द डायग्राम शोज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिखा रहा है फॉर अ रबर बैंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबर देन टू एक्सपैंड इट। नहीं यार, ये कुछ नहीं बोल सकते आप। नाउ दिस गेज प्रेशर वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू रो इनटू जी इनटू एच। मोस्टली देखो फ्लूइड्स में क्यों देखते हैं, सब फ्लूइड्स पहली बात तो क्या लिक्विड्स ही होते हैं? नहीं, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, सो जब इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, जी की वैल्यू रखूंगा, पी ए पता है मेरे को 10⁵, तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 76 सेंटीमीटर। बेसिकली उस सब्सटेंस का डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वो वैल्यू करोगे तो जाके बेसिकली क्या निकलता है, तो निकलता है उस पॉइंट का प्रेशर। तो यही होती है डेंसिटी तेल की। जाना घर पे तेल के पैकेट पड़े होंगे जिसमें खाना बनाती है मम्मी, देखना जरा पैकेट पे क्या डेंसिटी लिखी हुई है। Density is definitely going to be less. Hello students, how are you? I welcome all of you to Infinity Learn by Shri Chaitanya. I suppose आप सभी बढ़िया हैं एंड आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। सो यार हम लोग सीरीज चला रहे हैं नीट सारांश, एंड जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छी एक रिविजन दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम के लिए एकदम फाइनल लैब जो है आपका आज, ठीक है, अभी जो आपका ये लास्ट मंथ चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप एकदम रॉक सॉलिड तरीके से रिवाइज करो एंड कोई नई चीज़ें मत सीखो, बट जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर और उसके फाउंडेशंस को और स्ट्रॉन्ग करो, कुछ PYQ सॉल्व करो, देखो समझो। और एंड आई एम श्योर इन सभी के साथ एंटायरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप इन चारों चीज़ों को करोगे तो द स्कोर विच यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बट इतना ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर एनालिसिस से तो फ्लूइड्स और सॉलिड्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट स्टिल इसमें जो टॉपिक है सरफेस टेंशन का और लास्ट में आपका विस्कोसिटी और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट किए गए हैं। सो ओवरऑल अगर आप वो टॉप टियर कॉलेजेस को एम करना चाहते हो तो आपके लिए चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। एंड हम इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मोस्टली जिन सेगमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सेगमेंट्स को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे एंड उस पर थोड़ा पुश भी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ताकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उसके लिए हम थोड़ा एग्जाम रेडी हो सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। इसमें सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में कुछ बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या सब होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या क्या होती है और उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, सो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि यार ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ से। तो देखो, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो, ये आप ग्राफ जो बेसिकली देख रहे हो ये पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की दूरी के साथ रिलेट किया गया है। सो जब दो मॉलिक्यूल्स पास में लाए जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पहले रिड्यूस होती है। ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी पहले रिड्यूस होती है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और एक पॉइंट पे आके उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ये वो सिचुएशन होती है जहां पे नॉर्मली जो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हो उस हिसाब का रहता है। कोई भी सब्सटेंस उठा लो, आप कोई रॉक उठा लो, कोई सब्सटेंस उठा लो, कोई मेटल उठा लो, जो भी उठा लो, उसमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा, उनके बीच मॉलिक्यूल्स की जो दूरी होगी वो ऐसे ही रहेगी ताकि वो R0 के बराबर होगी। बेसिकली मतलब ये इक्विलिब्रियम वाली सेपरेशन कहलाती है और इसी पे वो हर मॉलिक्यूल रहना चाहता है। अगर तुम उस मॉलिक्यूल को इस पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे, ध्यान से सुनना, अगर तुम मॉलिक्यूल को इस पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो होगा क्या कि वो वापस उसी स्टेट में आने के लिए रेडी बैठी रहेगी। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे वो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में, एंड आई हैव टोल्ड यू क्लियरली, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबको अपनी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट अक्वायर करना रहता है। सो क्योंकि वो लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में है इस पोजीशन पे, तो हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि वो R0 वो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि नॉट इज बिकॉज ऑफ सम रैंडम चांस, इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी, कि उस सिचुएशन में वो सबसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जहां पे एनर्जी सबसे लीस्ट है।
ठीक है, ओके सर। अगर ऐसी सिचुएशन यहां पे है और इसी से बेसिकली आपका स्ट्रेस स्ट्रेन और आगे की चीजें चालू होती हैं, क्योंकि आप कोई सब्सटेंस लेते हो और उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके डायमेंशंस को, उसको एलोंगेट कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या कि उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से बेसिकली स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेस इज नॉट एन एक्सटर्नल थिंग, स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक स्ट्रेस इंटरनली डेवलप होता है और वो स्ट्रेस ये इंश्योर करता है कि वापस उस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो कुछ केसेस में आ जाता है जब तक हम इलास्टिक रेंज में रहते हैं, कुछ केसेस में नहीं आता है और वो प्लास्टिक रेंज की बात होती है और एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में समझना है हमको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो कि है लॉन्जिट्यूडिनल एंड नॉर्मल स्ट्रेस। अब लॉन्जिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, तो देखो ये बेसिकली दो वेरिएंट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला वेरिएंट होता है इसका टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। बोलने का मतलब यह है कि सपोज एक रॉड है तुम्हारे पास, एक रॉड को तुम खींच दो, दोनों एंड से खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरे केस में उस रॉड को दोनों एंड से दबा दो और अगर दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके ठीक, नाउ अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, तो स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो जो भी फोर्स लग रहा है, सपोज ये इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन एंड पॉइंट्स का। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इधर एक फोर्स लग रहा है F, इधर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, F डिवाइडेड बाय ये जो पूरा एरिया है, F डिवाइडेड बाय जो पूरा एरिया है, दैट ऑब्वियसली इज नोन एज हाउ मच, F डिवाइडेड बाय ये एरिया कहलाता है आपका स्ट्रेस। ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय जिस एरिया पे भी तुम फोर्स लगा रहे हो दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, सेम टेंसाइल की बात करो या कंप्रेसिव की बात करो। ओके, नेक्स्ट पे चलता हूं मैं और नेक्स्ट है बेसिकली मेरा टैंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। अब टैंजेंशियल और शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट ये है, आप लोगों ने किताब देखी होगी यार, है ना, आप लोगों के पास किताब होगी भी, आप लोग पढ़ते भी होगे, नहीं भी पढ़ते होगे, बट किताब तो सभी के पास होगी। तो बुक का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, राइट, ये पेजेस हैं और ये लास्ट में तो अपनी बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये रही बुक। अब सपोज बुक को मैं ऐसे ऊपर से इधर धक्का दे दूं, इधर धक्का दे दूं, तो बुक का क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि नहीं, कुछ इस तरीके की हो जाती है बुक और यहां पे वही बाइंडिंग है। सो मैंने इधर फोर्स लगाया तो बुक थोड़ी सी टिल्ट हो गई। अब ये क्या है, इससे क्या किस टाइप की डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई, इसको भी हटा दूंगा तो वापस बुक इस शेप में आ जाती है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है जो कि ऊपर वाले सरफेस पे लगता है उसके पैरेलल डायरेक्शन में, दीज काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर नोन एज शियर स्ट्रेस। इनकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो देखो इसके टॉप सरफेस पे मैंने फोर्स एफ लगाया, तो इस टॉप सरफेस पे फोर्स एफ लगाने से इस टॉप सरफेस का एरिया से अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि शियर स्ट्रेस कितना है। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते बल्क स्ट्रेस। तीन ही टाइप के स्ट्रेस हमें देखने हैं। पहला तो हो गया अपना हमारा लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा हो गया शियर और तीसरा है हमारा बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर से थ्रू आउट द बॉडी, एक 3 डायमेंशनल बॉडी में, ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, 3 डायमेंशनल बॉडी में अगर मैं हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा, बेसिकली हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा उसकी वजह से प्रेशर एक बिल्ड हो जाएगा और वो जो प्रेशर लग रहा है सब्सटेंसेस पे वो उसके वॉल्यूम को ऑब्वियसली डिफेक्ट करेगा, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। तो जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, वही प्रेशर बेसिकली क्या हो जाता है, आपके स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये कतई मत समझना क्योंकि फॉर्मुलेशन सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर होता है, नहीं, स्ट्रेस इज एन इंटरनल थिंग, स्ट्रेस इज ऑब्वियसली इनसाइड दैट पर्टिकुलर मटेरियल और प्रेशर जो एक एक्सटर्नल चीज है, वो प्रेशर बाहर से लगता है, स्ट्रेस इंटरनली डेवलप होता है। ओके, सो एक रूट डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेसेस की बात कर ली, स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन बेसिकली वो पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसके इनिशियल डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूंगा, सपोज पहले इनिशियल लेंथ L थी, अब सपोज करता हूं टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, इसको तुम खींच रहे हो बाहर की तरफ। अब तुम अगर बाहर की तरफ खींच रहे हो तो होगा क्या कि यार इस पे बेसिकली स्ट्रेस डेवलप होगा F/A और उस स्ट्रेस की वजह से इसके जो डायमेंशन है वो सपोज इतने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, डेल्टा L बढ़ गए। मतलब ये अगर पहले L था तो अब ये जो लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L होगी। ठीक है, ओके, अब ये जो स्ट्रेन कहलाएगा वो हो जाएगा डेल्टा L/L। स्ट्रेन जो हो जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वो जितनी भी डायमेंशन में चेंज आई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या आता है, शेयरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है कितना तुम इधर टिल्ट करवा पाए। ठीक है, तो मतलब सपोज तुमने यहां पे ओरिजिनली थे और बाद में तुमने यहां शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, ये यहां से यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंचा, ये रहा,
तो तुमने इधर वाले डायमेंशन को यहाँ पहुंचा दिया, इधर वाले डायमेंशन को यहाँ पहुंचा दिया, बेसिकली तुमने x पहुंचा दिया। तो x डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेन, मतलब x बाय h, ये बेसिकली तुम्हारा शेयर स्ट्रेन जो कि वैल्यू tan थीटा के बराबर भी होती है, ठीक है। सो ये तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेन होता है। ओके, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, एक फटाफट रिवीजन हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेसिकली जो भी डायमेंशन में चेंज आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहीं पे लिख देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है जो भी डायमेंशन में चेंज आया नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन वी। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी चेंज आएगा, प्रेशर बाहर से लग रहा है, प्रेशर तो ऑब्वियसली बाहर से लगेगा, अंदर से तो प्रेशर कैसे लगाओगे, तो बाहर से प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक नेगेटिव साइन लगा दिया है। ओके, क्योंकि स्ट्रेन है वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, कायदे में पहले हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आना चाहिए, बट ठीक है तुम अभी ये समझ लो कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है, जो भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो बेसिकली मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस कहलाता है। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, तो वो दूसरे इसमें आ जाते हैं जिससे हम टॉर्शनल मॉड्यूलस बोलते हैं। थर्ड बात कर लूँ अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वो आ जाता है बल्क मॉड्यूलस में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे 3 अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और नाम दिए हुए हैं, डेफिनेशन उनकी आपको पता है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, तो बेसिकली आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। यही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं एनसीईआरटी में और आते भी हैं, अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आता है। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है यार, y की वैल्यू जो हो जाती है कितनी, f अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल हो जाती है, और इधर उधर कर दोगे तो f बाय ए की वैल्यू y डेल्टा एल बाय एल होती है। अगर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो तो एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। सब फॉर्मूलेस का जो भी आपको ये पैरामीटर्स दिख रहे हो इनको इंटरचेंज कर दो, वही फॉर्मुलेशन आता है। अल्टीमेटली रूट आपको ये याद रखना चाहिए कि y की वैल्यू f अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल होती है, और उससे आप कोई भी फॉर्मुलेशन निकाल सकते हो। बड़े इजी से न्यूमेरिकल आते हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हो एनसीईआरटी में, ठीक है। टॉर्शनल मॉड्यूलस की बात करूं तो ये ईटा से साइन से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है जो भी शेयरिंग स्ट्रेस हो रहा है डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए और ये हो जाता है एक्स अपॉन एच, राइट। या फिर दूसरा फॉर्मुलेशन आप ये लिख सकते हो, ईटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए और ये डिवाइडेड बाय टैन ऑफ थीटा। अगर आप लोगों को याद हो और नहीं याद हो तो यहां देखो, ये था केस, this is basically your theta over here, this is x, okay, and this over here is h, ठीक है। So I think this is getting in your heads and you are understanding this concept of torsional modulus. Moving ahead, bulk modulus क्या होता है? bulk modulus हो जाता है the pressure divided by delta v by v, और एक नेगेटिव साइन बेसिकली क्या जस्टिफाई कर रहा है? नेगेटिव साइन यही जस्टिफाई कर रहा है बस सिंपली कि आपका यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस यहीं पे काम नहीं आता। बल्क मॉडुलस आप आगे बढ़ते हो तो आपके वेव्स में भी आप देखोगे बल्क मॉडुलस, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का जब मैं डिस्कशन करूंगा तब भी आपको बल्क मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा पैरामीटर होता है बल्क मॉडुलस। और तो और बल्क मॉडुलस एक बहुत मजेदार सी चीज हम लोगों को बता के जाता है, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर कैसे बल्क मॉडुलस बताता है? तो बल्क मॉडुलस सिंपली ये बोलता है कि जो K होगा ना कंप्रेसिबिलिटी, वो 1 अपॉन बी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब यह है सिंपली कि जो ज्यादा कंप्रेसिव है, अब मैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की बात करूं, सोचो यहां पे मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात कर रहा हूं, तो इनमें से क्या सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है? सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं? ऑब्वियसली यार सबसे ज्यादा गैसेस ही कंप्रेसिबल होंगी, फिर लिक्विड्स होंगे, फिर सॉलिड्स होंगे। तो क्योंकि K गैसेस का सबसे ज्यादा है एंड सॉलिड्स का सबसे कम है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो गैसेस का सबसे कम होता है और सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है, ओके। सो
आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से इन्वर्सली रिलेटेड रहता है बल्क मॉडुलस, और ये आप आगे जाके भी देखोगे जब बल्क मॉडुलस से वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेट करेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है एंड गैसेस में सबसे कम होता है। समझ रहे हो? ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। अब आओ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे चलते, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो एक नॉर्मल जेनेरिक से मेटल, एक नॉर्मल मेटल या सब्सटेंस पे, हार्ड रॉक सॉलिड पे हमने जब एक फोर्स लगाया, तो उससे क्या डेवलप हुआ? स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस के साथ हमने उसमें जो चेंजेस आ रहे थे उसको प्लॉट कर दिया, बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बना दिया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बना दिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ऐसे जाके ऐसे बना। अब इसमें कुछ वेरियस पॉइंट्स हैं, वेरियस रीजन्स हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो आप O से A तक का जो रीजन देख रहे हो, ज़रा ध्यान से देखना। O से A तक का जो रीजन है इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी रेंज। प्रोपोर्शनैलिटी रेंज, और इसका मतलब ये होता है कि इस रेंज में O से लेके A तक आप देख सकते हो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे आप, जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। तो यहाँ से बेसिकली यही चीज़ निकल के आती है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। ठीक है, सो ये आ गया मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि O से A है। अच्छा, फिर बात करते हैं B तक की। सो O से B जो है बेसिकली, अच्छा, और A क्या कहलाता है? A कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। A को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं। ठीक है सर। B क्या कहलाता है? B कहलाता है मेरा इलास्टिक लिमिट। B कहलाता है मेरा, अलग कलर की पेन से बनाता हूं थोड़ा अच्छा दिखेगा। B कहलाता है मेरा इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट का पॉइंट ये है, O से B मेरा इलास्टिक रीजन कहलाता है। ठीक है, मतलब यहां पे अगर तुम सब्सटेंस पे कुछ फोर्स या कोई स्ट्रेस डेवलप करवा रहे हो O से B तक, और B से पहले पहले सपोज तुमने वो स्ट्रेस हटा दिया, तो होगा क्या? वो वापस सब्सटेंस उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से कुछ उसका एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन की वजह से उसके डायमेंशन बढ़ गए। अब सपोज मैंने फोर्स हटा दिया तो वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे आएगा। मतलब तुम यहाँ से छोड़ोगे तो वापस इधर O पे आ जाएगा, यहाँ से छोड़ोगे तो वापस O पे आ जाएगा, इवन B से छोड़ोगे तो भी वापस हो जाएगा, लेकिन B तक ही। क्योंकि B के बाद क्या होगा? B के बाद बेसिकली चालू हो जाती है आपका प्लास्टिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सो B से लेके D तक बेसिकली क्या रहता है? प्लास्टिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस चालू हो जाता है। अब प्लास्टिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है कि अब अगर किसी भी पॉइंट सपोज C पे तुमने फोर्स हटा दिया, तो अगर किसी भी पॉइंट C पे अगर तुमने फोर्स हटाया तो वापस वो O पे ना आके उसी पॉइंट से ऐसे टेंजेंशियली नीचे की तरफ गिरता है, और जब फाइनल तुम देखोगे तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो OP बेसिकली क्या कहलाता है? ये कहलाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, और इतना ही रहेगा। तुम यहां से ड्रॉप करोगे अगर मान लो, तो यहां से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, और ये जो रीजन है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन। यहां से ड्रॉप करोगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक ये पॉइंट भी आता है, इसको मैं E नाम दे देता हूं। इसको बोलते हैं, E को यील्ड पॉइंट, ये मतलब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, यहां इतना स्ट्रेस झेल सकता है तुम्हारा सब्सटेंस। ठीक है, मैक्सिमम यील्ड पॉइंट होता है, और इतना मैक्सिमम स्ट्रेस बेसिकली सब्सटेंस झेल सकता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी उतनी है, E पॉइंट जितनी। D बेसिकली क्या कहलाता है? D कहलाता है तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट।
ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इस पॉइंट के बाद अब तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस दो ना दो, डी पॉइंट पे वो सब्सटेंस फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब रप्चर आ जाएगा उसमें। रप्चर जैसे ही आ गया वैसे ही तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फेल हो चुका है। मतलब मटेरियल को तुमने तोड़ ही दिया ना यार, मटेरियल को तुमने तोड़ दिया। मटेरियल को तोड़ दिया तो भाई मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे से एक साथ, वो इतने दूर हो चुके हैं, और वो इतने दूर हो चुके हैं कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है। जब रिश्ता ही टूट गया तो फिर वापस जोड़ने की बात ही क्यों करें, समझ रहे हो बात को। तो ये परमानेंट ब्रेकअप है बॉस, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट ब्रेकअप हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। ओके ठीक है सर, आगे चलते हैं। एंड आई सपोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबको समझ में आ गया, बड़ा कलरफुल सा हमने बना दिया है। किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछना मेरे से। अब कुछ सब्सटेंस जैसे रबर, अब रबर का कैसा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एकदम नॉर्मल जैसे मटेरियल से वैसा नहीं होता। रबर का कुछ अलग तरीके का होता है। रबर का होता है, देखो जब मैं एलोंगेट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आता है, और जब मैं वापस उसे ओरिजिनल शेप में लाना चाहता हूँ तो वो इसी पाथ को वापस ना फॉलो करते हो, इस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, इस रास्ते से आता है। तो आप देख सकते हो, आप आगे जाके देखोगे कि वर्क डन जो बेसिकली होता है एरिया ऑफ द ग्राफ विद स्ट्रेन एक्सिस, ठीक है, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से निकाला जाता है। सो बेसिकली आप देख सकते हो जो वर्क डन होता है उसको एक्सपैंड करने में या कंप्रेस करने में, जो भी आप स्ट्रेस लगा रहे हो, तो जो वर्क डन होता है एक्सटेंड या कंप्रेस करने में, और जब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आता है तो दोनों के बीच में एक वर्क डन डिफरेंस है, पहले ज्यादा है बाद में कम है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रही है, और ये लूप का जो एरिया होता है ना, ये लूप का जो एरिया होता है बेसिकली सिग्निफाई करता है कि द एनर्जी वेस्टेड इन स्ट्रेचिंग द रबर एंड देन अगेन रिलीजिंग इट, ठीक है। जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना पूरे प्रोसेस में, वो ये चीज दिखाता है। इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है यहाँ पे, आओ इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या बोल रहा है ये, द डायग्राम शोज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिखा रहा है फॉर अ रबर बैंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबर देन टू एक्सपैंड इट। नहीं यार, ये कुछ नहीं बोल सकते आप। कंप्रेशन और एक्सटेंशन का केस आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। यहाँ पे बस आप ये बता सकते हो कि आपने जो भी एक्सटेंड या कंप्रेस किया उसके बाद फिर वापस लाए तो एक बीच में एक लूप क्रिएट हुई। रबर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर इट इज स्ट्रेस्ड, नो ऑब्वियसली नॉट, इट हैज रिटर्न। देख लो x वापस 0, तो ये भी गलत, ये भी गलत। द रबर बैंड विल गेट हीटेड इफ इट इज स्ट्रेस्ड एंड रिलीज्ड, यस ऑब्वियसली, क्योंकि देख सकते हो आप एक एनर्जी वेस्ट हो रही है। अभी एनर्जी कहाँ जाएगी, ये एनर्जी वो रबर अब्सॉर्ब कर लेगा। आप रबर को बार बार खींचो, गर्म करो, ऐसे करोगे ना आप उसको, फिर टच करना, देखना आप रबर थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। रीजन बीइंग, या आप नोटिस भी कर सकते हो, आप उसे स्ट्रेच करो फिर छोड़ दो, स्ट्रेच करो छोड़ दो, स्ट्रेच करो छोड़ दो, स्ट्रेच करो छोड़ दो, ऐसा आप करते रहोगे, थोड़ी देर के बाद रबर गर्म हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो जा इस पाथ से रहा है लेकिन आ दूसरे पाथ से रहा है। दूसरे पाथ से आने का मतलब ये है कि बेसिकली एनर्जी लॉस हो रहा है, और वो एनर्जी लॉस वो रबर अब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, रबर बैंड विल गेट हीटेड। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो बेसिकली क्या है कि अगर एक रॉड, व्हेन अ रॉड और अ वायर, किसी भी रॉड और वायर को बेसिकली, सपोज ये एक रॉड है, रॉड के थोड़े डायमेंशन बिगड़ गए, ये इधर, क्या बात है, क्या बात है, ठीक ठाक बना ली। अब देखो रॉड को अगर तुम मान लो स्ट्रेच कर रहे हो, रॉड को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो तो स्ट्रेच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिंदास स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन जब वो स्ट्रेच होगी ना तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। और वॉल्यूम फिक्स रहने से क्या हो जाएगा कि बेसिकली अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका ये जो डायमेट्रिक लेंथ है वो कम हो जाएगी। मतलब रॉड स्ट्रेच होने पे कुछ इस डायमेंशन की हो जाएगी, देखो ठीक है, समझ आया। मतलब उसके लेंथ बढ़ गई तो डायमीटर नीचे गिर गया। तो ये इनका जो रेशो होता है ना वही पॉइजन्स रेशो कहलाता है। मतलब कि द फ्रैक्शनल चेंज इन द ट्रांसवर्स लेंथ is directly proportional to the fractional change in the longitudinal length and this constant of proportionality is known as Poisson's ratio। तो कई बार तुम्हें Poisson ratio दे देते हैं और तुमसे पूछते हैं कि कितना चेंज आएगा, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि Poisson's ratio क्या होता है। डेल्टा डी बाई डी, मतलब जितना वेरिएशन इस ट्रांसवर्स लेंथ में आया, इस डायरेक्शन में कर रहा हूं तो ट्रांसवर्स लेंथ होगी डेल्टा डी बाय ओरिजिनल लेंथ डी थी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही होगी, और रेशियो नेगेटिव क्यों आएगा, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देते हैं ताकि वो पॉजिटिव आ जाए।
समझ गए बात को? आई सपोज तुम समझ चुके हो अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ इज शोन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ मेटल, द पार्ट इन विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड। अब हुक्स लॉ कहाँ होल्ड गुड करता है? अच्छा, हुक्स लॉ तो सर आपने बताया नहीं यार। जो मैंने ये बताया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जहां पे होता है, यही बोला था हुक्स ने। दिस इज व्हाट हुक्स लॉ इज। ठीक है, कि व्हेनेवर यू आर एक्सटेंडिंग अ सब्सटेंस, किसी मटेरियल मैटर ऑब्जेक्ट्स को तुम एक्सटेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, उस पर बेसिकली स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस तक जो भी उसमें चेंजेस आएंगे, सो द स्ट्रेस विल इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज व्हाट हुक्स लॉ टोल्ड। एंड ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहां तक दिखता है? वहां तक दिखता है जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। तो इसमें कहां तक है? ए तक है। सो ये ओ ए रीजन में हुक्स लॉ होल्ड गुड करेगा, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एंड आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि ऑप्शन ए मतलब ओ ए रीजन में हुक्स लॉ सही बैठेगा। ओके, द डायग्राम शोज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल एंड फ्रॉम द कर्व्स वी इन्फर विच। सो इन ग्राफ से तुम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? सोचो सोचो, चार ऑप्शंस हैं, ट्राई करो, अटेम्प्ट देने की कोशिश करो, क्या आंसर होगा। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये रहा। अब देखो, पहली बात तो ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है उसका मतलब समझते हैं। ब्रिटल वो चीज होती है जो कि पाउडर फॉर्म में टूट जाए, मतलब एक हथौड़ा मारो और बिखर गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। डक्टाइल वो चीज होती है जिसको तुम बेसिकली स्ट्रेच कर सकते हो बहुत लंबा था, मतलब उसका फ्रैक्चर पॉइंट पास में नहीं है, वो फ्रैक्चर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उसे तुम खींच सकते हो। ठीक है, उसे तुम लंबे लंबे वायर्स में, मतलब उसे बहुत ज्यादा तुम चीजों में वेरिएशंस ला सकते हो, उसमें एलोंगेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंड क्रिएट कर सकते हो, बट फ्रैक्चर पॉइंट उसका बहुत दूर होता है, मतलब वो टूटता नहीं है। ठीक है, सो अब इसमें बताओ किसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डक्टिलिटी होगी और किसमें ब्रिटल होगा? भैया तो देखो, जहां पे फ्रैक्चर पॉइंट होगा वहां तो ब्रिटल नहीं, चल पक्की बात है। और यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, बी में तो कहीं फ्रैक्चर पॉइंट आ नहीं रहा। फ्रैक्चर पॉइंट कैसे आता है? सडनली स्ट्रेस की वैल्यू नीचे गिरती है, सडनली स्ट्रेस की वैल्यू नीचे गिरती है और फ्रैक्चर पॉइंट वहीं आता है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा फ्रैक्चर पॉइंट, ये रहा फ्रैक्चर पॉइंट। अब बी की बात करूं तो बी में तो कोई फ्रैक्चर पॉइंट दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो होगा उसमें अगर ब्रिटल नेचर चाहिए तो हम ए को यूज करेंगे, और हमें डक्टाइल नेचर चाहिए तो हम किसको यूज करेंगे? स्ट्रेस को। क्योंकि देखो कम स्ट्रेस पे भी कितना ज्यादा स्ट्रेन आ गया, और इसमें कम स्ट्रेस पे भी देखो स्ट्रेन कितना कम है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस पे भी इतनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे इतना सा स्ट्रेन है, और उसके बाद फिर सीधे फ्रैक्चर ही हो गया। तो मुद्दे की बात क्या है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा कि भाई ए जो है वो ब्रिटल होगा और बी जो है वो डक्टाइल होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ओवर है। ओके सर, ठीक है। अब इसके आगे अब बढ़ते हैं अपन, और अब एंट्री लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? वो हो जाती है आपकी गेज प्रेशर। कि प्रेशर क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, कैसे समझा सकते हो आप? तो गेज प्रेशर देखो, बेसिकली गेज प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू ऑल नो कि हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, और हंड्रेड्स एंड सो मेनी फॉर हंड्रेड्स किलोमीटर बेसिकली आपका हमारा एटमॉस्फेयर है विच लाइज अबव अस। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, राइट, एंड उन गैसेस की लेयर्स हैं। अब इन गैसेस की लेयर्स की वजह से प्रेशर डाउन द प्लेन बढ़ेगा। बिल्कुल, आउटर स्पेस में तो प्रेशर इज नियरली इक्वल टू जीरो। अब यहाँ प्रेशर जीरो, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, और नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा। और कितना बढ़ेगा? अल्टीमेटली यहाँ जब तुम जमीन पे आओगे तो यहाँ पे प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। और 1 atm कितना होता है? 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये वो प्रेशर है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस प्रेशर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, ये प्रेशर ही है जो कि हमारी बॉडी को रन करवाता है। हम अगर आप सोचो कि आपने इफेक्ट सुना होगा, एयरप्लेन्स पे लोग जाते हैं या हाइट पे जाते हैं तो उनकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है, या कान का एक इफेक्ट होता है, कान आपका सुन्न सा होने लगता है, सुनाई नहीं देता। ऑल दीज आर डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे आप हाइट पे जाते हो, जैसे आप हाइट पे जाते हो तो आपकी बॉडी कैसे यूज टू, आपकी बॉडी के अंदर का एक नॉर्मल प्रेशर है। ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक 10⁵ पास्कल, तो आपकी बॉडी अंदर का प्रेशर जो है वो उस हिसाब से मेंटेन्ड है। ओके, अब नाउ यू आर गोइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, प्रेशर वेरिएशन आएंगे, और जैसी प्रेशर वेरिएशन आएंगे इवन थिनिंग ऑफ एयर भी हो जाती है, डेंसिटी भी कम हो जाती है। ओके, सो थिनिंग ऑफ एयर भी है और प्रेशर भी कम होता जा रहा है, तो आपके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, आपके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा
तो आपके जो पोर्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ आएंगे एंड दैट्स द रीज़न यू फील दैट। एंड साथ ही साथ नोज ब्लीडिंग होने लगी क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम्स में ज़्यादा प्रेशर है, तो जो भी आपके वीक पोर्शंस होते हैं नाक वाक में, वहाँ से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। सो दीज आर द कॉजेज। इसीलिए एवरेस्ट हाइक करने से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है यार। नॉट एवरी पर्सन इज केपेबल इनफ जो कि ट्रैक कर पाए थे हाई माउंटेन्स पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते ही सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है, एक तो थिनिंग ऑफ एयर, ऑक्सीजन जो होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तभी वो ज़मीन पे रहती है, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी एक तो कम हो गई। दूसरी चीज़ आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर वेरिएशंस की वजह से नोज ब्लीडिंग और वो सब हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि जो प्रेशर हम यहाँ जमीन पे एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सपोज मैं वाटर बॉडी के अंदर किसी और रीजन में जा रहा हूँ जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ रहा है ना, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ रहा है वो हो जाता है मेरा गेज प्रेशर। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर इन एडिशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कहलाता है मेरा क्या, दैट इज नोन एज माई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सपोज मैं जीरो स्पेस से मैं आ गया इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अब मैं और प्रेशर बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर है अलग ही जिसको मैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर या प्रेशर एक्सपीरियंस जो भी है, तो दैट इज गोइंग टू बी वट एवर इज द PATM atmospheric pressure plus the gauge pressure, the extra pressure which I will feel. Now this gauge pressure value is how much? This is equal to rho into G into H. Okay, so whatever substance you have, the density of that substance times G into whatever is the height difference. अब इसी चीज को समझते हैं, pressure variation in a fluid with respect to depth. अब हम मोस्टली देखो फ्लूइड्स में ही क्यों देखते हैं? अच्छा, फ्लूइड्स पहली बात तो क्या लिक्विड्स ही होते हैं? नहीं, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, सो इसमें कुछ कुछ गैसेस भी आती है, लेकिन गैसेस के साथ दिक्कत ये उनकी डेंसिटी इतनी कम होती है। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है? दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब आप समझ रहे हो कितना है? सॉरी, 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर हो जाता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे हो 1000 का डिफरेंस है यार, हवा और पानी में 1000 टाइम्स डिफरेंस है। ठीक है, अब 1000 टाइम्स डिफरेंस है, इसीलिए छोटी मोटी हाइट पे एयर की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस मेजरली क्रिएट नहीं होता कि मैं ग्राउंड फ्लोर से 10वें या 20वें या 30वें माले पे चला जाऊंगा तो मुझे प्रेशर वेरिएशन फील होगा, नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर तुम लिक्विड या समुंदर में कर लोगे ना, कि तुम 50 मीटर 30 40 या 100 मीटर नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज टू मच ऑफ वाटर, ट्रस्ट मी। ओके, सो पहले तो ये समझते वेरिएशन इन प्रेशर कितना होता है बिकॉज ऑफ डेप्थ। सो सपोज एक लिक्विड है और लिक्विड में कोई एक पॉइंट है, ये रहा आपका P2, दिस पॉइंट ओवर हियर इज लेट्स से P2, नहीं दिख रहा है इस पे, ये कलर देखिएगा, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। सो ये P2 से P1 जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, प्रेशर इनहैंस होता जाएगा। ओके, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? P1 और P2 किस हिसाब से रिलेटेड होंगे? P1 और P2 इस हिसाब से रिलेटेड होंगे कि P1 की जो वैल्यू होगी वो P2 प्लस रो इंटू G इंटू H के बराबर होगी। ठीक है, P1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो इंटू G इंटू H, where rho is obviously the liquid's density. Rho is the density of the liquid and G is acceleration due to gravity और H is the height difference. Okay, so इस हिसाब से आप बताते हो। साथ ही साथ अगर मुझे P2 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P2 will be equal to, मैं बोल सकता हूँ यहाँ टॉप पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो P2 की वैल्यू PA प्लस रो इंटू G इंटू H2 हो जाएगी, जहाँ पे H2 हाइट ये रही। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मुझे P1 बताना है तो P1 विल बी इक्वल टू PA प्लस रो इंटू G इंटू H1, जहाँ पे H1 हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर है आपको, और ये एनालिसिस है प्रेशर ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। इसमें ये बोलता है कि वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल। ठीक है, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बस हाइट की वजह से होता है, एरिया की वजह से नहीं होता। एंड यही रीज़न है कि सपोज तुमने एक बहुत मोटे मुंह का सेक्शन लिया और एक पतले मुंह का सेक्शन लिया, पानी डाल दिया, तो दोनों में सेम लेवल ऑफ वाटर ही आएगा।
दोनों में जो लेवल ऑफ वाटर आएगा वो सेम ही आएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और मैं नीचे जाता हूँ ना, अगर हाइट h, नीचे जाता हूँ हाइट h, सपोज इतना चला गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जो प्रेशर रहेगा दोनों पॉइंट पे वो सेम ही रहेगा, दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा, मतलब PA की वैल्यू PB के बराबर होगी, PA की वैल्यू PB के बराबर होगी। समझ रहे हो बात को? सो प्रेशर सेम ही रहेगा, तो PA विल बी इक्वल टू PV विच विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो इंटू G इंटू H। दिस इज योर रो। ठीक है सर, ओके। पास्कल लॉ समझते हैं सर। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ पे बेस्ड तो यार कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। आप कभी किसी ऑटोमोबाइल के सर्विस प्लांट पे जाना, वहाँ पे पास्कल लॉ से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आप जो नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स लगते हैं अपने यहाँ, तो डिस्क ब्रेक्स में भी पास्कल लॉ का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रहता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो होती हैं, तो ऐसी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हालांकि पास्कल लॉ का पहले स्टेटमेंट सुन लो। पास्कल लॉ बेसिकली सेज दैट इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड अ नॉन विस्कस फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए और नॉन विस्कस फ्लूइड भी होना चाहिए। तो देखो, नॉन विस्कस फ्लूइड एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, बट कोशिश कर सकते कि विस्कसिटी सबसे कम से कम हो। तो in an incompressible fluid and a non-viscous fluid, if a pressure is applied, the pressure gets transmitted to all its ends undiminished। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज एक फ्लूइड है रेस्ट पे, और ओके, ये रहा फ्लूइड एट रेस्ट। यहाँ पे एक पिस्टन, यहाँ पे एक पिस्टन, यहाँ पे एक पिस्टन, यहाँ पे एक पिस्टन, और यहाँ पे एक पिस्टन। ये पूरा क्या है? ये पूरा है कोई फ्लूइड है। अब यहाँ पे सपोज तुम कुछ एक फोर्स लगा रहे हो, तुमने कुछ एक फोर्स लगाया, उस फोर्स इस एरिया पे लगा रहे हो, तो F/A कोई प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हो। बेसिकली वो प्रेशर कितना हो जाएगा? F/A के बराबर। अब ये जो तुमने प्रेशर लगाया ना, ये अनडिमिनिश्ड यहाँ पे भी फॉलो करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा। दैट प्रेशर विल ट्रैवल ऑल थ्रू आउट द फ्लूइड अनडिमिनिश्ड। दैट्स द मेन थिंग। ओके, अब पास्कल लॉ का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। उसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है। एक पतला सा सेक्शन होता है, एक मोटा सेक्शन होता है। पतले सेक्शन पे एक छोटा सा पिस्टन है, जिसमें एक छोटा सा फोर्स भी लगाओगे तो यहाँ बड़े सेक्शन पे बड़ा फोर्स आ जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो सिंपली ये बोलता है कि बॉस प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर अनडिमिनिश्ड फॉलो करेगा, यानी F1/A1 विल बी इक्वल टू F2/A2। ठीक है, सो छोटे फोर्स के लिए छोटा एरिया, बड़े फोर्स के लिए बड़ा एरिया, रेशियो तो सेम ही रहेगा। अगर ये 10 है 10 ले लेना, ये 100 है 100 ले लेना, ये 1000 लोगे 1000 ले लेना, ये 10,000 है 10,000। मतलब यहाँ का तुम एरिया जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स ज़्यादा तुम एक्सट्रैक्ट भी करते जाओगे। यही तो मज़ेदार चीज़ है। अब प्रेशर सेम लग रहा है, अब एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लग सकता है। अब लोग कुछ सोचेंगे तो जादू है सर, ये तो मज़ा ही आ गया, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भैया, एनर्जी तो देखो कंजर्व रहेगी, है कि नहीं? मतलब यहाँ पे तुम उसे 10 मीटर नीचे डालोगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 5-10 सेंटीमीटर ऊपर बढ़े। ओके, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी। वट एवर अमाउंट ऑफ वर्क डन विच यू आर डूइंग, F टाइम्स डेल्टा एक्स, दैट इज गोइंग टू बी द सेम वर्क डन विच विल बी अप्लाइड ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी F टाइम्स डेल्टा एक्स। तो फोर्स ज़्यादा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज कर रहे हो चीज़ों को उठाने के लिए, तो आपका ये सेक्शन काफ़ी लंबा होना चाहिए और ये सेक्शन ब्रॉड होने के साथ छोटा होना चाहिए। ब्रॉड ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत लंबा होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन को यहाँ से आप मूव करोगे पता चलेगा बस यहाँ से यहाँ मूव होगा। दैट कैन ऑल्सो हैपन। ओके, सो आई थिंक ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अगले पे चलते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली बैरोमीटर है। बैरोमीटर से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली भी आ जाते हैं। कई बार तो एक सबसे अच्छी चीज तो बैरोमीटर का क्या यूज करते हैं, एज प्रेशर बताने के लिए एक यूनिट की तरह यूज करते हैं कि 76 mm ऑफ Hg या 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 58 सेंटीमीटर ऑफ सम अदर फ्लूइड है। तो ये क्या है, ये प्रेशर की यूनिट्स कैसे हैं, चलो समझते हैं। पहले तो बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो बैरोमीटर में देखो क्या होता है, एक टब लेते हैं, मर्क्यूरी भरते हैं, मर्क्यूरी में एक ट्यूब डाल देते हैं। इस ट्यूब को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पे आती है। अब जैसे ही तुम इतनी स्टेज पे ले आते हो, मर्क्यूरी इसके अंदर जो रहता है पूरा यहाँ तक भरा रहता है, टॉप तक। इसको और अपराइट पोजिशन में करते हो, देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एम्प्टी रीजन दिख रहा है, बाकी पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, बाकी पूरा मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब इसको और अपराइट पोजीशन में करेंगे, और अपराइट पोजीशन में करेंगे तो फाइनली इस पोजीशन में आ जाता है जहां पे इधर तक मर्क्यूरी भर दिया है। समझ रहे हो? ठीक है, ओके।
अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हवा का तो कोई तुमने सोर्स दिया नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मर्क्यूरी अपनी हाइट को मेंटेन करने के लिए इस हिसाब से इसके अंदर तुम्हें एक हाइट पे दिख रहा है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज एक्चुअली नथिंग ओवर हियर, दैट मींस इट्स अ वैक्यूम। ठीक है, अब वैक्यूम है अगर, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ प्रेशर की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर की वैल्यू होगी ना यार, क्योंकि ये क्या है, तो एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्योंकि ये फ्लूइड एट रेस्ट है, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे पी होगा, और इसी रीजन से एक हाइट एच जनरेट होती है। तो सपोज ये हाइट एच कितनी है, एच अभी वेरिएबल एच है, सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ का प्रेशर विल बी इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। सो पी ए शुड बी इक्वल टू 0 प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच। समझ में आया? और इसको अब सॉल्व करता हूं ना, रो एम की वैल्यू रखता हूं। रो एम की वैल्यू कितनी है, रो ऑफ मर्क्यूरी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रख लेना, मर्क्यूरी और वाटर का तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। सो जब इस वैल्यू को मैं यहां रखूंगा, जी की वैल्यू रखूंगा, पी ए पता है मेरे को 10⁵, तो एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 76 सेंटीमीटर। ऑन प्लेसिंग द वैल्यूज आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब ये यूनिट की तरह कैसे यूज करते हैं, तो देखो यूनिट की तरह यूज ऐसे करते हैं कि कई बार बोलते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब सिंपली ये, प्रेशर उस पॉइंट पे कितना है, प्रेशर उस पॉइंट पे कितना है, दैट इज गोइंग टू बी रो ऑफ मर्क्यूरी, जिसका भी बोला रो ऑफ मर्क्यूरी एच जी का, इंटू जी इंटू ये वाली हाइट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रेशर आएगा वही आएगा। तो कई बार तुम्हें बोल देते हैं कि प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू x सेंटीमीटर ऑफ सब्सटेंस ए। ठीक है, अब वो प्रेशर को तुम्हें सपोज बर्नौली में यूज करना है या तुम्हें सरफेस टेंशन में कहीं भी यूज करना है, तो तुम ये x सेंटीमीटर थोड़ी लिखोगे, अब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर थोड़ी लिखोगे, तुम्हें फाइनल यूनिट तो पास्कल में लिखनी पड़ेगी ना। तो बेसिकली यहां से प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा रो ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी इंटू x/100, क्योंकि मीटर में रखना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस हिसाब से तुम प्रेशर निकालोगे, इस हिसाब से तुम प्रेशर निकाल दो। ठीक है, सो किसी का भी कुछ h सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, c सेंटीमीटर देते हैं, तो बेसिकली उस सब्सटेंस का डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वो वैल्यू करोगे तो जाके बेसिकली क्या निकलता है, तो निकलता है उस पॉइंट का प्रेशर। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। आगे बढ़ते हैं, मैनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं। मैनोमीटर क्या है, तो देखो बैरोमीटर था प्रेशर समझने के लिए, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करने का डिवाइस था। मैनोमीटर है प्रेशर ऑफ गैसेस पता करने के लिए, किसका, गैसेस का प्रेशर करने के लिए। इसका क्या सेटअप रहता है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का, देखो यहाँ पे ये एक जो तुम्हें गोल सी ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर भरी रहती है गैस। ठीक है, इसके अंदर भरी रहती है ये लोग गैस, और ये जो सब्सटेंस तुम्हें दिख रहा है ये रहता है तुम्हारा वाटर। ठीक है, ये तुम्हारा भरा रहता है लिक्विड, कोई भी लिक्विड है जिसकी तुम्हें ऑब्वियसली डेंसिटी तो पता ही होगी यार, नहीं पता होगी तो कोई मतलब नहीं है, लाना था तुम पे। लिक्विड हो गई, डेंसिटी तो पता होगी ना, तभी तो आगे निकाल पाओगे। तो देखो गैसेस की एक खास बात ये है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि डेंसिटी इतनी कम रहती है तो हल्के फुल्के वेरिएशन इन हाइट पे हम मानते ही नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेशर सेम ही होगा। मतलब मेरे एक हाथ यहाँ पे, एक दूसरा हाथ यहाँ पे, अब तुम बोलोगे सर इन दोनों के बीच में कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा, भाई हवा में तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वाटर एक कंटेनर ले लूं लिक्विड में तो डेफिनेटली डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा। 1 मीटर इतना ले लूंगा ऐसे में वर्टिकल पोजीशन में तो भी आ जाएगा, लेकिन हवा में तो नहीं होगा। तो वही केस है कि हवा में जो प्रेशर मान लो यहाँ पे, वहां पे, यहाँ पे, हर जगह हाइट पे सेम ही मानते हैं, तो जो यहाँ पे प्रेशर है वही यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, सो एयर का प्रेशर बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P। ठीक है सर, दिस इज बेसिकली योर प्रेशर ऑफ द गैस। अब लिक्विड में क्या बोलेंगे, यहाँ टॉप पे देखो इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे लिक्विड में क्या होगा, यहाँ टॉप पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां से मैं इतनी हाइट नीचे जाऊंगा ताकि मैं इसके पैरेलल पे आ जाऊं। समझ गए, देखो इसके पैरेलल पे आ गया, पैरेलल पे आ गया तो यहाँ पे क्या केस बनता है, यहाँ पे एक केस बनता है कि P0 प्लस रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू एच विल बी इक्वल टू द प्रेशर ओवर हियर। समझ में आ रहा है, P0 प्लस rho of the liquid into G into H will be equal to the pressure over here, and this pressure is eventually equal to how much? This pressure is eventually equal to the pressure of the gas. So what I can say is that the pressure of the gas obviously is equal to P0, that is the atmospheric pressure, plus rho of the liquid into G into whatever height you have given. And I suppose इसके बाजू में ही just एक scale रहती है यार, इसके बाजू में ही एक
एक स्केल ऐसे बनी रहती है। तो स्केल के थ्रू तुम ये हाइट तो मेजर कर ही सकते हो, और अगर हाइट मेजर कर ली तुमने तो बस फिर यार हाइट यहाँ रखना। लिक्विड पता ही है, लिक्विड तो तुम्हें पता है ना, जीवी पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल पता है, गैस का प्रेशर निकाल दोगे, सट निकाल दोगे। इसके थ्रू तुम किसी भी गैसेस के प्रेशर निकाल सकते हो, उसमें सिलेंडर में जो गैस भरी है उसका प्रेशर निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। सिंपल सा अप्रोच है। ठीक, ओके सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज बड़ा इसकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार थी यार। ये क्या था, इसके राजा ने इसको एक टास्क दिया था कुछ फोर्स्ड कॉइन्स और रियल कॉइन्स के बीच में डिफरेंस पता करने का, एंड नोबडी वाज एबल टू, क्योंकि वो क्राफ्ट इतने सही तरीके से किए गए थे। एंड ही वाज द पर्सन जो कि लिक्विड के अंदर ले गया, एंड ही कुड फील द डिफरेंस इन द वेट in the liquid, because obviously inside liquid एक force लगता है, that is known as buoyant force, right? So buoyant force depends on the density, right? It depends on the density of the liquid g as well as the height of water displaced. So weight का जो basically element है, जितना weight of पानी displace करेगा उतना ही buoyant force लगता है। weight जो है basically वो depend करता है density of the substance times the volume, ठीक है। So density यहाँ पे definitely change होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस यूज किए। नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ जाओ कि बॉइंट फोर्स अलग अलग था दोनों कॉइन्स पे, और वहां से उसे ये चीज समझ में आई कि यस आई नाउ कैन डिफरेंशिएट देम व्हाइल पुटिंग देम इनसाइड अ लिक्विड। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली बेसिकली कॉन्सेप्ट यहां से ये आता है कि किसी भी सब्सटेंस को कभी भी तुम लिक्विड में डालोगे, किसी भी सब्सटेंस को कभी भी तुम लिक्विड में डालोगे, उसका कुछ डायमेंशन है तो उस पे एक नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। एंड रीजन उसका बड़ा सिंपल सा होता है, मात्र सिंपल सा, कि प्रेशर क्योंकि हाइट की वजह से बढ़ता है। कल को तुम ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाओगे ना, तो ये बॉइंट फोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही ये चीज लगती है। या फिर तुमने एक बाल्टी को ऐसे छोड़ दिया फ्री फॉल कंडीशन में, तो भी बॉइंट फोर्स खत्म हो जाएगा, ओके। So all in all, what I'm just trying to say is, if you place any object inside a fluid, it will always experience a force in the upward direction, and the magnitude of that force is going to be how much? The magnitude of that force is going to be rho into volume of that particular object times g. Rho vg के बराबर होता है, इतना buoyant force लगता है, okay? So दिस इज द काइंड ऑफ अ सेटअप। यहाँ पे देखो एक F1 फोर्स लगता है ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से, F2 लगता है नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से। F2 ऑब्वियसली F1 से ज्यादा होता है, एंड दैट्स द रीजन एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एंड ये जो नेट फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? रो इंटू वी इंटू जी के बराबर हो जाती है। समझ में आया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो अब इस बॉयंट फोर्स के पिक्चर में आने से हो क्या जाता है? इस बॉयंट फोर्स के पिक्चर में आने से ये पता चल जाता है कि हम कुछ चीजों में बॉयंट फोर्स का यूज करके चीजों को तैरा भी सकते हैं। समझ रहे हो कि आप की सब्सटेंस में बहुत ज्यादा एयर भर दो तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा, तो mg से ज्यादा हो गया तो चीज तैरने लग जाएगी। सो यहाँ पे केस बनाते कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन का। तो केस नंबर 1 बेसिकली क्या होगा? केस नंबर 1 हो जाएगा सिंकिंग का, ठीक है। सिंकिंग में क्या होगा? सब्सटेंस है, सब्सटेंस पे एक फोर्स लग रहा है बॉयंसी, एक लग रहा है नीचे की तरफ mg, और सिंकिंग में कंडीशन क्या आएगी कि mg शुड बी ग्रेटर देन fb। mg ग्रेटर देन fb का मतलब सिंपली बस ये हो जाता है, mg की जगह रख दो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम, इनटू g, एंड दिस शुड बी इक्वल टू fb की वैल्यू कितनी? रो ऑफ द लिक्विड इनटू v इनटू g, ठीक है। vg कैंसिल, मतलब डेंसिटी, अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है सर। सो ये चीज हो जाएगी तो नीचे की तरफ जाने लगेगी, और कहां पे जाके फाइनली रेस्ट करेगी? वो रेस्ट करेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, जहां पर एक तो नीचे की तरफ mg फोर्स लग ही रहा था, अब ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और इसको बैलेंस कर देगा। ये हो गया मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 हो जाएगा फ्लोटिंग का कंडीशन। फ्लोटिंग में क्या होगा? फ्लोटिंग में ये हो जाएगा कि जो फोर्स लग रहा था
उसमें बॉइंट फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगा mg को, मतलब FB इज ग्रेटर देन mg, FB इज रो इंटू वी इंटू जी इज ग्रेटर देन सिग्मा इंटू वी इंटू जी, वी जी कैंसिल, यानी रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा है। अब रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा है तो इसमें क्या केस होता है, यहाँ बड़े मज़ेदार केस होता है। यहाँ ये होता है कि ऑब्जेक्ट पानी के बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन पानी के बाहर चला जाता है, लेट्स से के पोर्शन, के फ्रैक्शन चला जाता है, तो पानी के अंदर कितना रहता है 1 माइनस के फ्रैक्शन बाहर चला गया तो पानी के अंदर कितना है 1 माइनस के, ओके। या फिर इसका उल्टा मान लो, के फ्रैक्शन पानी के अंदर है और बाहर कितना है, के फ्रैक्शन पानी के अंदर है तो बाहर कितना है 1 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया बॉइंट फोर्स लगता है वो पहले से रिड्यूस लगता है, ठीक है, पहले से रिड्यूस लगता है, और पहले से रिड्यूस लग के कितना लगने लगता है FB डैश। तो अब इस सिनेरियो में वो तब तक जाता रहता है जब तक FB डैश की वैल्यू mg के बराबर ना हो जाए। अब FB डैश नया क्या हो गया, वो हो जाएगा रो इंटू, अब वॉल्यूम पानी के अंदर कितना है, तो भाई वॉल्यूम पानी के अंदर अभी बस इतना ही है जितना पानी के अंदर एक्चुअल में दिख रहा है शेडेड रीजन, पहले तो पूरा था लेकिन अब कितना है, अब इतना ही है, और वो कितना हो गया टोटल वॉल्यूम का k टाइम्स, यही तो बोला k फ्रैक्शन अंदर है, इंटू जी इज इक्वल टू m की जगह रख दो सिग्मा वी जी यहाँ पे भी कैंसिल, तो k की वैल्यू देखो क्या आ गई, k की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे सिग्मा अपॉन रो के बराबर। तो सिग्मा यहाँ पे छोटा है रो से, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी चीज कितना पोर्शन पानी के अंदर रहेगा वो डिपेंड करेगा किसकी डेंसिटी पे, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द सब्सटेंस लिक्विड्स डेंसिटी। तो आइस के केस में होता है, आइस के केस में 0.9 होती है, तो 0.9 पोर्शन पूरी आइस का नीचे रहता है, इसलिए बोलते हैं आइसबर्ग अगर कहीं दिखता है पानी में तैरता हुआ तो भाई वो बस ऊपर का पोर्शन दिख रहा है। अगर सपोज समुंदर है और यहाँ पे छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा है तो इसका मात्र 0.1 है, आइसबर्ग का पूरा इतना बड़ा भाग पानी के अंदर ऑलरेडी है, समझ में आ रहे हो, बस उतना सा भाग तैर रहा है, उतना छोटा सा बस तुम्हें दिख रहा है, ओके। सो ये पूरा आइसबर्ग हो जाता है। सो ये केस होता है किसमें, एनालिसिस में, जब कभी भी मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, फ्लोटेशन की, ओके। तीसरा केस तो होता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर होते तो जहाँ पे रखा रहेगा वहीं के वहीं रहेगा, भाई नेट फोर्स 0 हो गया। हालांकि ऐसा केस क्या ही होगा, दो सब्सटेंसेस जिसका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म सेम ही डेंसिटी का हो, मिल भी सकते हैं, बना सकते हो तुम, लेकिन फिर होगा क्या, जहाँ पे रख दोगे वहीं रहेगा, यहाँ रखेगा यहाँ रहेगा, यहाँ रखोगे यहाँ रहेगा, फ्लोट करेगा नहीं, ना ही सिंक करेगा, सिंक भी रख दोगे तो वहीं रहेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगेगा भी नहीं, ओके। ठीक है सर, परफेक्ट। आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, यूट्यूब का है, यूट्यूब पे ये आ रहा है, हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अलग यूट्यूब का है। यूट्यूब विद बोथ हैंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, ठीक है, पार्शियली फिल्ड कर दिया यहाँ पे वाटर को, कहाँ से, ओके अभी बताता हूँ। Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. See diagram, the density of the oil is. चलो देखो, थोड़ा इसमें समझाना पड़ेगा, नीट में आ चुका है 2017 में, पहले क्या था, ये यूट्यूब थी, ठीक है। यूट्यूब में पानी भरा हुआ था भाई, तुम लोगों ने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इधर पे ये पूरा पानी भरा हुआ था। अब इसमें क्या किया तुमने, इसके इस वाले पोर्शन में तुमने ऑयल डाल दिया, ठीक है, इधर वाले पोर्शन में तुमने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल क्या, ऑयल मिक्स तो होता नहीं है, ऑयल के डालने से क्या हुआ, ये वाला लेवल नीचे जाने लगा, ये वाला लेवल ऊपर जाने लगा, ठीक है। और ऑयल तुम पता है कब तक डालते रहे, ऑयल तुम तब तक डालते रहे जब तक ये वाला लेवल यहाँ से नीचे जाके कहाँ तक नहीं पहुँच गया, इधर तक पहुँच गया, जो कि है बेसिकली 65 mm ये दिया हुआ है, इज पोर्ड इनटू above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 from its original. उसने बोला यहाँ वाला एक साइड में जहाँ ऑयल नहीं डाला वहाँ पे वाटर राइज करेगा कितना, 65 mm, वहाँ पे वाटर कितना राइज कर गया, 65 mm राइज कर गया। यहाँ पे वाटर राइज कर गया 65 mm, यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 65 राइज किया तो यहाँ पे 65 नीचे भी तो गिरेगा, है कि नहीं, सेम ही लेंथ है, यहाँ पे अलग भले दिख रही है लेकिन सेम लेंथ है यूट्यूब की। तो यहाँ पे 65 नीचे गिरा, यहाँ पे 65 ऊपर बढ़ा, ठीक है, ओके। पहले यहाँ पे लेवल मेंटेन था, अब यहाँ पहुँच गए। उसके बाद ये तो कब तक करते रहेगा, जब तक 65 पहुँच गया, और साथ ही साथ ऑयल की जो लेवल है वो इसके टॉप मोस्ट लेवल से 10 mm ऊपर है। ऑयल मतलब कहाँ पे, ऑयल यहाँ पे, ऑयल यहाँ पे, और ये जो है ये यहाँ से 10 mm ऊपर है। कुछ समझ आ रहा है? तो ये हो जा रहा है सिनेरियो कि यहाँ साइड पे अब तुम्हारे पास ऑयल है, ये वाटर है, और वाटर कहाँ तक है, वाटर इस लेवल तक है, ऑयल इस लेवल तक है,
ठीक है। ये तुम्हारा ऑयल है पूरा, और लिक्विड कहाँ है तुम्हारा, लिक्विड तुम्हारा ये रहा। ठीक है, ओके। सो ये भैया तुम्हें डायग्राम देखना था और इसको समझना था। ओके, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, डेंसिटी बताओ ऑयल की कितनी होगी। सिंपल सा गेम है, देखो डायग्राम समझ गए तो फिर तो मेन समझ में आ ही जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर पी है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर पी है। ठीक है, ओके। यहाँ से यहाँ तक प्रेशर पता करोगे और यहाँ से यहाँ तक प्रेशर पता करोगे। समझ में आया? ठीक है, ये लेंथ पता है क्या मेरे को? हाँ जी, ये 10 है, ये 65 है, 65 है, तो 10 इंटू 65, 10 प्लस 65 प्लस 65, ये हो जाएगा 130, 140, 140 mm। और ये वाली हाइट भी पता है क्या मेरे को? हाँ जी बिल्कुल, ये 65, 65, 130 mm। ठीक है, सो क्या मैं प्रेशर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कौन बोला मैं नहीं निकाल सकता हूँ? और प्रेशर निकाल के दिखाता हूँ। सो प्रेशर बेसिकली इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, पीबी और पीसी पे, यहाँ हो जाएगा पीए प्लस रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच। हाइट कितनी है? 140 सेंटीमीटर। कायदे में मुझे इसे 140/100 लिखना चाहिए। ठीक है, तो लिख देते हैं, लेकिन कैंसिल हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं था। दूसरी जगह पे पी ए प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 130/100। देखो पी ए कैंसिल, जी कैंसिल, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। कितना बच रहा है भाई? रो ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल कितना आ गया? रो ऑफ ऑयल आ जाएगा 130/140 इंटू, सॉरी नॉट जी, इट शुड बी रो ऑफ वाटर। ठीक है, अब रो ऑफ वाटर कितना होता है? रो ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg/m³। इसलिए बोल रहा है, याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। इस हिसाब से दिए हुए हैं 13/14, 13/14। क्या आंसर आएगा 13/14 का इंटू 1000? 13/14 इंटू 1000 कितना आएगा? क्या ये तुम्हें नहीं लग रहा? देखो ऑप्शंस पे आप ध्यान दो, एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 650, 425, 800, 928। भाई 13/14 करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 0.9 समथिंग आना चाहिए, है कि नहीं? सोचो सोचो इस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर लो, इसको 7 ले लो, इसको 6.5 ले लो और 6.5 को डिवाइड करने की कोशिश करो। 0.94 समथिंग आंसर आ रहा है। और 0.94 इंटू 10⁻³ करोगे तो बेसिकली आंसर तुम्हें यही समझने की जरूरत थी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 900 के ऊपर आएगा, यानी 928 kg/m³ आएगा। और अभी भी समझ में नहीं आया तो यही होती है डेंसिटी तेल की। जाना घर पे, तेल के पैकेट पड़े होंगे जिसमें खाना बनाती है मम्मी, देखना जरा पैकेट पे क्या डेंसिटी लिखी हुई है। डेंसिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस। जो हम 1 लीटर तेल लेते हैं ये सोच के कि 1 किलो है, वो 1 किलो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी, 1 लीटर बेसिकली कितना होता है? देखो 10⁻³ लीटर्स इज 1 m³. Okay, 10⁻³ liters is 1 m³. Okay, so if we are saying the density is 10⁻³ kg/m³, that means 10⁻³ kg lies in how much? In 1 m³. So 10⁻³ liter lies in 1 m³, 10⁻³ kg lies in 1 m³. That means 1 liter is nearly equal to 1 kg for water. But if I am saying 10⁻³ obviously lies in 1 m³, but for oil, this is for water. This is for water. But if I talk about oil, तो oil के लिए it is 928 kg in 1 m³. So that means अगर मैं 1000 लीटर लूंगा तो उसमें 928 किलो ही आएगा। 1000 लीटर में 928 किलो आएगा, तो 1 लीटर में कितना आएगा? 0.928 kg तो आएगा। समझ रहे हो? मतलब 1 लीटर में एग्जैक्टली 1 किलो नहीं होता, 1 लीटर में उससे कम होता है। 1 लीटर में क्या होता है? उससे कम होता है। ये चीज समझो इस बात को, ठीक है? तो 1 किलो कभी तेल लेने जाओगे और बोलोगे 1 किलो तेल दे दो, तो तुम्हें 1 किलो तेल के बहाने 1 किलो तेल नहीं देगा, वो 1 लीटर तेल देगा, ठीक है? और कोई मेजर करके तेल दे रहा हो ना तो ले लेना क्योंकि मेजर करके लोगे और रेट अगर वो लीटर वाला लगा रहा है
और तुमसे बोल रहा है मैं तो 1 किलो मेजर करके दूंगा तो ले लेना, बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि ऑब्वियसली फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम 1 किलो बोलोगे उससे लेने के लिए और असल में तुम लीटर में बहुत ज़्यादा ले आओगे, क्योंकि तेल का रेट पर लीटर दिया जाता है। ओके, हालांकि ऐसे मूर्ख होते नहीं है शॉपकीपर्स, बट अगर कुछ मिला तुम्हें तो बिल्कुल यूज इट। नाउ यू हैव स्टडीड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, चलो, सो टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, रो एंड एन रो आर पुट, और एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके, आर पुट इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में डाल दिए दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड को। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। ओके, a solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL. Okay, length PL. In the denser liquid, the density D is equal to solid cylinder of length L and density D is put in this container. ठीक है, the cylinder floats with its axis vertical. Okay, डायग्राम देखते हैं जरा यार, पहले डायग्राम क्या होगा, बिना डायग्राम के तो समझ ही नहीं आएगा। तो देखो ये कंटेनर, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो। तो देखो ये है सेटअप, ठीक है, एक की डेंसिटी कितनी, एक की डेंसिटी है एन टाइम्स रो और एक की डेंसिटी है रो। ओके, आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, इनकी हाइट इंडिविजुअली है h। ओके सर, ठीक है, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, लेंथ उसकी हो गई L और डेंसिटी इसकी हो गई D, is put in this container. Cylinder floats with its axis vertical and length P times L in the denser liquid. मतलब ये जो लेंथ है ये P times L के बराबर है। The density D is equal to, density D की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा केस है। देखो लैंग्वेज में डेफिनेटली तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एकदम देख के आंसर नहीं समझ में आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नीट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे की तरफ जो mg फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करवाना है तुम्हें दो पॉइंट फोर्स से। एक तो लग रहा है ऊपर वाले सेक्शन पे पॉइंट फोर्स F1 और दूसरा लग रहा है नीचे वाले सेक्शन पे, उसका हो जाएगा पॉइंट फोर्स F2। तो ये दोनों फोर्सेस बेसिकली mg को बैलेंस करेंगे तभी जाके गेम रेस्ट पे रहेगा, यानी F1 प्लस F2 जो है वो तुम्हारे mg के बराबर होंगे। और F1 और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल यार, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू जितना भी पोर्शन वो उसके अंदर है। ठीक है, तो F1 की बात करूं अभी, तो F1 की बात करूं तो कितना पोर्शन है इसमें, PL नीचे है तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 1 माइनस पी इंटू एल। अब 1 माइनस पी इंटू एल और पी इंटू एल बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, फ्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम का, कि टोटल वॉल्यूम क्या होगी, जो भी लेंथ है इंटू एरिया, एरिया तो सेम ही है थ्रू आउट इट। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज F1 विल बी इक्वल टू व्हाटएवर इज द डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है रो इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू वी, 1 माइनस पी इंटू वी इंटू जी प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की डेंसिटी है n रो इंटू वॉल्यूम इनसाइड इट इज P इंटू V इंटू G and this entirely is equal to how much, m into g। m into g मतलब mass of the substance। अब mass of the substance कितना हो जाएगा, density of the substance is d into volume of the substance that is v into g। तो देखो vg कैंसिल, समझ आया। ओके सर, क्या निकालना है सर, d निकालना है, d निकल गया यार। d की वैल्यू देख कितनी आ रही है, d की वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां पे देखो p माइनस पी इंटू रो और यहां पे n p रो, तो रो कॉमन ले लेते हैं, रो कॉमन ले लिया, यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया, तो कितना बचेगा 1 माइनस पी प्लस एन इंटू पी। तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी हो जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी हो जाएगा। ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है क्या, अरे गजब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, सो टफ नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब आपके देख के आंसर आप नहीं आएगा और बेसिकली आप सोचोगे क्यों यार ये तो ऐसा लग रहा है IIT-JEE का क्वेश्चन दे दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, नीट वालों को पता है कि ये नीट के क्वेश्चन है, आपको बस ये लगता है, हो सकता है पहली बार क्वेश्चन का अपीयरेंस उतना सुंदर ना हो, ठीक है, सुंदर तो मैं भी हो सकता हूँ ना हो, सुंदर तो बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन अंदर से हो सकते सुंदर हो, अंदर से तुम समझ पाओ मेरे को, या तुम इस क्वेश्चन को भी समझ पाओ। तो पहले जानने की कोशिश तो करो, पहले ट्राई तो करो,
समझ रहे हो। और कर सकते थे, अगर वैसे लीव भी कर देते तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होता। पहले इसकी इंग्लिश को हिंदी में समझते, हिंदी में समझ के फिर दिमाग दौड़ाते, फिर उसको ऐसे डायग्राम बना पाते, तब जाके इक्वेशन लिख पाते, और इक्वेशन लिख लेते फिर तो आंसर आ ही जाता। तो इतना सब करने में ऑब्वियसली टाइम जाता और गलत चला जाता तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाते। चलो, बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड, अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 760 kg per meter cube. What would be the height of the liquid column when a mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? अगर 76 सेंटीमीटर mercury barometer रीड कर रहा है तो barometer is constructed using liquid ये क्या 760 kg per meter cube. What would be the height of the liquid column when a mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? अरे ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है कि बैरोमीटर को ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है एक ऐसे लिक्विड के साथ जिसकी डेंसिटी 760 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, हम नॉर्मली हम बैरोमीटर कौन सा यूज करते हैं? हम मर्क्यूरी वाला बैरोमीटर यूज करते हैं। और मर्क्यूरी वाले बैरोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी वाले बैरोमीटर में यहाँ मर्क्यूरी भरा होता है। वेरी गुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। उसके बाद और क्या होता है? यहाँ पे 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ 76 सेंटीमीटर होता है। और ये जो हाइट को बेसिकली मैं कैसे रिलेट करता हूँ कि यहाँ जीरो प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पीए की वैल्यू होती है रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू 76 सेंटीमीटर या 76/100 मीटर। ठीक, यस सर, बिल्कुल। अब हमें क्या पता है व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन अ मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये बताओ, अगर मैं इस लिक्विड के साथ यही सेम चीज बना रहा हूं, ये लिक्विड है which I have no idea about what this kind of a liquid is, but इसमें जो हाइट रेज हो रही है वो कितना प्रेशर दिखा रही है? 76 सेंटीमीटर। अब मैंने मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड 76, मैंने तुम्हें बताया था ना मर्क्यूरी बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर दिखाने का मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ टेम्परेचर दिखा रही है। मतलब यहां पे जो हाइट दिखा रहा है, यहां ऑब्वियसली 76 सेंटीमीटर नहीं दिखा रहा। क्यों दिखाएगा यार? इसकी डेंसिटी तो अलग है ना। इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी होती है भाई 13.6, इसकी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इसकी है कितनी? मात्र 760, इसकी होती 13,600 होती भाई। तो अब ये बताओ यहां हाइट कितनी दिखाएगा ये, ताकि ओवरऑल जो प्रेशर हो कितना हो, यहां पे प्रेशर कितना हो, यहां पे उतना हो जितना एटमॉस्फेयर का हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर इस केस में आ रहा है ना, उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी लगाना है। मात्र ये एक लाइन का आंसर था, तुम्हें समझना यह था यहाँ पे रो इंटू जी इंटू एच बेसिकली इसके रो इंटू जी इंटू एच के बराबर है। यहाँ पे भी जो प्रेशर आ रहा है वो पीए ही आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बस दोनों को रिलेट करना था। रिलेट कैसे करते? रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच इन केस ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू रो ऑफ दैट लिक्विड इंटू जी इंटू एच इन केस ऑफ दैट लिक्विड। तुम्हें एच बताना था लिक्विड का। तो रो ऑफ मर्क्यूरी कितना है? रो ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। जी इंटू एच कितना है? एच कितना है? सो एच हो जाएगा यहाँ पे 0.76 मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? रो ऑफ लिक्विड। अब रो ऑफ लिक्विड कितना है? रो ऑफ लिक्विड दिया है 760। मैं 760 को ऐसे लिख रहा हूँ 0.76 इंटू 10⁻³ बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो 0.76 इससे कैंसिल होगा, 10⁻³ से कैंसिल होगा, इंटू जी इंटू हाइट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, अब देखो 0.76 से ये कैंसिल, 10⁻³ से ये कैंसिल, जी से जी कैंसिल, मजा आ गया। एच एल की वैल्यू आ गई। एच एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 13.6 मीटर। इतनी अगर हाइट होगी तब जाके मैं उस लिक्विड के साथ यही प्रेशर ऑब्टेन कर पाऊंगा। तो ऑप्शन इज 13.6 मीटर। ठीक है, नीट अक्टूबर 2020 में आया हुआ सवाल है एंड आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलते यार दोस्तों, इस नोट पे हम खत्म करते हैं आज का सेशन एंड आई सपोज आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम इसी का एक्सटेंशन लेंगे और सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, बर्नौली थ्योरम, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।